जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हम विद्युत धारा के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आवेश गतिमान है, यदि आवेश नियत चाल से गतिमान है तो वो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। यदि आवेश नियत चाल से गतिमान है तो वो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अच्छा, जो पूरा क्लास 12 का जो पूरा फर्स्ट बुक है वो आवेश का अध्ययन है। जब हम स्टार्टिंग में पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें हम जितने भी टॉपिक उसमें हम पढ़े थे वो सब स्टैटिक चार्ज के प्रॉपर्टी थे। यदि आवेश स्थिर है तो वो जितनी प्रॉपर्टी या जितने गुण प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हम क्लास 12 फिजिक्स के पहले 3 लेसन में कर चुके हैं। अच्छा, यदि आवेश स्थिर है तब ये जो प्रॉपर्टी या जो गुण प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में हम अगले स्टार्टिंग में ही 3 लेसन के बारे में बात कर चुके हैं। जो 3 लेसन हम पढ़े थे, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय, विभव विभवांतर, वो सब स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टी थे। फिर यदि आवेश गतिमान है तो ये विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। यदि आवेश गतिमान है तो क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत धारा। तो यदि आवेश गतिमान है तो ये विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अच्छा, आवेश गतिमान हो लेकिन कैसे हो? नियत चाल से। अगर आवेश नियत चाल से गतिमान हो तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत धारा। और साथ ही साथ ये उत्पन्न करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यदि आवेश गतिमान हो नियत चाल से तो ये विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अच्छा, विद्युत धारा के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यदि आवेश गतिमान हो तो क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा भी उत्पन्न करते हैं जिसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं जिसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इंग्लिश में इसे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यदि आवेश नियत चाल से गतिमान होंगे तो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। अच्छा, 18वीं शताब्दी के पहले या 1820 ईस्वी के पहले यह माना जाता था कि विद्युत धारा तथा चुंबक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्रिश्चियन और स्टेड के एक प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें बताया कि यदि किसी वायर में या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके पहले यह माना जाता था कि चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ चुंबक से बनता है। इसके पहले यह माना जाता था कि चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ चुंबक से बनता है, लेकिन क्रिश्चियन और स्टेड ने बताया कि यदि वायर में विद्युत धारा, तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक वायर लिया, तार लिया और इसे एक बैटरी से या सेल से जोड़ दिया। इसमें एक इन्होंने कुंजी लगाया और इसके पास में एक कंपास को ले जाकर रख दिया। अच्छा, कंपास को हिंदी में द्विक सूचक यंत्र कहते हैं। यह एक प्रकार की चुंबकीय सुई होती है जो अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे ये रिफ्लेक्ट होने लगती है, वहां पे इसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। तो इसके पास में इन्होंने कंपास को रखा और इन्होंने देखा कि जब वायर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो सुई जैसे का तैसे था। जैसे इन्होंने स्विच को बंद किया वैसे इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तो इन्होंने देखा कि जो कंपास की सुई थी या जो द्विक सूचक यंत्र की सुई थी वो रिफ्लेक्ट होने लगी, वो घूमने लगी, क्योंकि ये जो कंपास की सुई थी ये सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ही घूमती है। तो इससे पता चला कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। फिर उन्होंने जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाया वैसे वैसे देखा कि इसमें विक्षेपण भी बढ़ रहा था। इससे पता चला कि धारा का मान बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। फिर उन्होंने दूसरे प्रयोग में क्या किया, इन्होंने धारा की दिशा को पलट दिया, इधर माइनस लगा दिया और इधर प्लस।
अब की धारा इधर से प्रवाहित हो रही थी। इन्होंने अब की इस बार में क्या किया, धारा के मान को बदल दिया। अच्छा, इन्होंने धारा के मान को बदला तो देखा सुई की जो विक्षेपण की दिशा थी वो भी बदल गई। इसके पहले सुई इधर विक्षेपित हो रही थी, फिर इन्होंने देखा कि सुई इधर विक्षेपित होने लगी। तो धारा के मान के बदलने पर सुई की जो विक्षेपण की दिशा थी वो भी बदल रही थी, और धारा का मान बढ़ाने से सुई में विक्षेपण बढ़ रहा था। तो धारा का मान बढ़ाने से सुई में विक्षेपण बढ़ रहा था, इससे ये पता चला कि धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, और धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, क्योंकि जो ये कंपास की सुई थी इसकी दिशा बदल गई थी। तो इस प्रयोग से उन्होंने बताया कि यदि किसी वायर में, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये प्रयोग इन्होंने 1820 ईस्वी में, लगभग इसी ईस्वी के आसपास, 1820 ईस्वी के आसपास इन्होंने किया, और ये डच साइंटिस्ट थे। ये कहाँ के थे, डच के थे, और इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हमें माइकल फैराडे के बारे में पढ़ना है। माइकल फैराडे ने जस्ट इसके अपोजिट पे काम किया। उन्होंने बताया कि यदि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद साइंस में एक नई क्रांति आई और विद्युत धारा व्यक्ति को, पूरी दुनिया को आसानी से प्राप्त होने लगी। तो ये दोनों साइंटिस्टों का काफी बड़ा आविष्कार था, काफी बड़ा इन्वेंशन था, जिससे साइंस में काफी बेहतरीन क्रांति आई। ये प्रयोग कब किया गया था, 1820 ईस्वी के आसपास किया गया था। यदि किसी वायर या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इसे हम घर पे भी या इसे खुद प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक बैटरी लें और उसे तार से कनेक्ट करके और उसके पास में कंपास को लेकर जाए तो कंपास की सुई रिफ्लेक्ट होने लगती है। ये है कंपास। इसे कंपास कहते हैं, ये है कंपास। अच्छा, इसका उपयोग समुद्र में या जंगल में जहां पे दिशा भ्रम हो जाते हैं लोग, वहां पे दिशा देखने के लिए भी काम आता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और यदि इसे स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए ये नॉर्थ और साउथ की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ की जो दिशा होती है वो कंपास से हम देख सकते हैं। तो इसका उपयोग दिशा देखने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, क्रिश्चियन ऑरेस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि अगर किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस प्रयोग के बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वायर को घुमा के, मोड़ के, अलग अलग वायर की स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना की, जिसमें इनमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए वो बायो-सेवर्ट आए। बायो-सेवर्ट। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, या इसे भी कह सकते हैं कि धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या बायो-सेवर्ट का, अच्छा बुक में बायो-सेवर्ट का नियम भी लिखा रहता है और ब्रैकेट में धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बायो-सेवर्ट को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, बायो-सावर्ट लॉ। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, बायो-सावर्ट लॉ, जिसमें ये टी साइलेंट है और सेवार्ट को सवार्ट लिखते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम। अच्छा, वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने, इन्होंने यदि एक वायर ऐसे है, यदि एक वायर ऐसे है और वायर में धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो इन्होंने तार के अल्पांश की वजह से, यदि तार की एक छोटी सी हम लंबाई ले dl, तो इसकी वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होगा, इसकी गणना इन्होंने किया था। जो इनका नियम था, बायो-सेवर्ट का जो नियम था, वो तार के अल्पांश या अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। यदि एक वायर है जिसकी लंबाई L है, तो
इसके अल्पांश लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना क्या बायो सेवर्ट ने किया था? तो बायो सेवर्ट का जो नियम है वो तार के लंबाई के उन्होंने बायो सेवर्ट का जो नियम है वो तार के लंबाई अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। एक वायर है जिसकी लंबाई एल है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। ये तार का अल्पांश है डीएल, इसकी वजह से बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा इसके बारे में बायो सेवर्ट ने बताया था। अच्छा, ये दूरी आर है और ये कोण कितना है थीटा। तो इन्होंने बताया कि बिंदु पी पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा डीवी बराबर, अच्छा इसके पहले हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि थी वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। जैसे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है वैसे चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है, जिसे टेस्ला भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टेस्ला, या इसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का मात्रा न्यूटन बटे कूलाम, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। अच्छा, ये मात्रा कैसे निकालते हैं इसके आगे आगे जब तो कोई फार्मूला आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि न्यूटन बटे एम्पियर मीटर कैसे होता है। तो दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। दोनों क्या है? सदिश राशि है। तो इन्होंने बताया कि यदि एक तार है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के अल्पांश लंबाई डीएल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0/4 आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपान आर क्यूब। बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? ये इतना होगा। ये बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है। ये क्या है? सदिश रूप। ये सदिश रूप है। यदि इसे हम यदि इसका परिमाण इसका सिर्फ वैल्यू लिखे, यदि इसका वैल्यू लिखें या मान लिखें तो dv इक्वल टू μ0/4 आई। अच्छा, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं dl r साइन थीटा अपान आर क्यूब। एक आर से आर चला गया, कट गया, तो dv आएगा dv इक्वल टू μ0/4 आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही है बायो सेवर्ट का नियम। अच्छा, जो इसकी दिशा होगी वो दिशा में बताएगी वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर की जो दिशा होगी, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर की दिशा हम क्लास 11th में निकाल चुके हैं दक्षिणावर्त पेज के नियम से। क्लास 11th में हम पढ़े थे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो एन कैप की दिशा है, एन कैप की दिशा किससे निकाला जाता है? दक्षिणावर्त पेज के नियम से। तो दक्षिणावर्त पेज के नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो हमें वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर की सहायता से प्राप्त होगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म है और ये इसका परिमाण है, यहाँ पे इसका परिमाण है। तो कूलाम जो बायो सेवर्ट का जो नियम है यही है, dv इक्वल टू μ0/4 आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जिस प्रकार कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता था, उसी प्रकार बायो सेवर्ट का जो नियम है वो अल्पांश लंबाई के कारण होता है। अल्पांश लंबाई के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही बायो सेवर्ट का नियम हमें बताता है। तो dv इक्वल टू μ0/4 आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। जहां आर क्या है? अल्पांश से दूरी है, आई क्या है? तार में प्रवाहित विद्युत धारा है, थीटा क्या है? अल्पांश लंबाई, और जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस दूरी के बीच का कोण है, जहां थीटा क्या है? अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। अच्छा, इसे बुक में इस प्रकार लिखते हैं इस नियम को कि यदि किसी वायर में आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के अल्पांश लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
निम्न बातों पर निर्भर करता है। डीबी अनुक्रमानुपाती होता है अल्पांश लंबाई डीएल के। डीबी अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। डीबी अनुक्रमानुपाती होता है जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश के बीच बने कोण ज्या के। डीवी अनुक्रमानुपाती होता है तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई के। यदि हम तीन इन सबको मिला दें तो डीबी अनुक्रमानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपान r²। अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा डीबी इक्वल टू μ0 अपान 4 आई डीएल साइन थीटा अपान r²। यह है अल्पांश लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवर्ट के नियम से। डीबी इक्वल टू μ0 अपान 4 आई डीएल साइन थीटा अपान r²। तो बुक में ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, यही जिसमें याद करना है, यही फार्मूला याद करना है, μ0 अपान 4 आई डीएल साइन थीटा अपान r²। अब इसमें μ0 के बारे में बात कर लेते हैं। μ0 क्या है? डीवी इक्वल टू μ0 अपान 4 आई डीएल साइन थीटा अपान r²। अच्छा, μ0 अपान 4 का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है। यदि इसे हम μ0 लिखें तो μ0 इक्वल टू 4 गुणे 10 की घात माइनस कितना होगा 7। ये μ0 का मान है। और μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसी प्रकार हम जैसे इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फार्मूला पढ़े थे, एफ साइनल आर इक्वल टू एफ साइनल एम बटे एफ साइनल नॉट, जहां एफ साइनल एम क्या था, ये माध्यम की विद्युतशीलता थी, ये निर्वात की विद्युतशीलता थी और ये आपेक्षिक विद्युतशीलता थी। इसी प्रकार से हम इसे भी बना सकते हैं। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। यदि माध्यम की चुंबकशीलता म्यू हो, यदि माध्यम की चुंबकशीलता म्यू हो तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो, यदि तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो तो म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट। तो म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, मतलब माध्यम की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से कितना गुना ज्यादा है ये हमें बताता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से कितना गुना ज्यादा है ये हमें बताता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। अच्छा, इसका मतलब ये है, जिसे अगर लिखा है 6/2 इक्वल टू क्या होगा 3, तो 3 हमें क्या बताता है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 3 गुना है। अगर 6/2 है, इसे हम लिख सकते हैं 3, तो 3 ये बता रहा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू से 3 गुना है। इसी प्रकार से ये जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है ये बता रहा है कि जो माध्यम की चुंबकशीलता है वो निर्वात की चुंबकशीलता से कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, वही ये बताता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो ये फार्मूला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े थे और इसी प्रकार हम मैग्नेटिज्म में भी ये फार्मूला पढ़ रहे हैं। दोनों फार्मूला सेम है, बस अंतर ये है कि वो विद्युतशीलता थी और ये चुंबकशीलता है। यहाँ पे ये माध्यम की विद्युतशीलता था, यहाँ पे ये माध्यम की चुंबकशीलता है। यहाँ पे ये निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ पे ये निर्वात की चुंबकशीलता है। यहाँ पे ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, यहाँ पे ये आपेक्षिक चुंबकशीलता है। तो फार्मूला को हम रिलेट करके आराम से पढ़ सकते हैं।
अब हम इसके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं कि निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है उसका मात्रक कितना होता है। तो निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक। अच्छा, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, dV इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान कितना होता है आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें 4 पाई का ना कोई मात्रक होता है और ना साइन थीटा का, इसमें 4 पाई और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो dV इक्वल टू म्यू नॉट आई dl अपान क्या होगा आर स्क्वायर। यदि म्यू नॉट का मात्रक निकाले, तिरछा गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट गुणे आई dl बराबर होगा dV आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट इक्वल टू dV आर स्क्वायर बटे क्या होगा आई dl। तो dV का जो मात्रक होगा न्यूटन बटे, dV का जो मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और दूरी का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। आई क्या है विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर, और dl क्या है लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर। एक मीटर से ये कट गया, एक मीटर से ये कट गया, एम्पियर नीचे आएगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। तो निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक जो होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होगा न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। इसका हम विमा भी निकाल सकते हैं, बल का जो विमा हो mlt माइनस 2 होगा, और एम्पियर जो है इसका ए स्क्वायर ही होगा, ये ऊपर चले जाएगा, mlt माइनस 2 a माइनस 2 इसका विमा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक संबंध पूछता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध। अच्छा, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, समीकरण 1। इसको हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। इसे हम म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, इसे हम अभी पढ़ चुके हैं। तो समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1। म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7 म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, इसे हम अभी पढ़ चुके हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, समीकरण 2 को 1 से भाग करते हैं, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 10 की घात माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर बटे 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो समीकरण 2 डिवाइड बाई 1 म्यू नॉट अपान 4 पाई
और बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। म्यू 0/4 पाई का मान है 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, और इसका मान है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो म्यू 0/4 पाई ये ऊपर जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन बटे, ये गुणे में कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एम्पियर स्क्वायर नीचे आएगा, ये है एम्पियर स्क्वायर। फोर पाई से 4 पाई कट गया, इसका गुणा होगा म्यू 0 × बराबर न्यूटन से न्यूटन कट गया, ये 10⁻⁻7 नीचे आएगा, तो 1×9×10⁹ और ऊपर क्या है कूलम्ब स्क्वायर, और नीचे है मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू 0 × बराबर 1 इससे हम लिख सकते हैं 9×10⁹ 10⁻7 9×10⁹ ये हो गया 10⁻16। और कूलम्ब स्क्वायर को हम एम्पियर स्क्वायर गुणे सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पियर गुणे सेकंड को ही कूलम्ब कहते हैं। और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर गुणे एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट गया, तो म्यू 0 × बराबर 1/9×10⁻16 1/9×10⁻16 सेकेंड स्क्वायर नीचे आएगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1/3×10⁸ मीटर बटे सेकेंड का होल स्क्वायर। और ये लाइट ऑफ स्पीड है, तो 1/c²। तो म्यू 0 × एप्सिलॉन नॉट होगा 1/c² के, यही इन दोनों में रिलेशन है। यही इन दोनों में क्या है रिलेशन है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं c² बराबर 1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट। तो c बराबर 1/√μ0 × एप्सिलॉन नॉट। ये बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे संबंधित कई कई प्रकार के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है ये। तो निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता में जो संबंध है यही है। अच्छा, अब हम बायो सेवर्ट के नियम में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं। dV इक्वल टू होगा μ0/4 IDL sin थीटा r²। ये इसका परिमाण है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो dV इक्वल टू μ0/4 वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r इंटू I बटे r³। ये इसका क्या है वेक्टर फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r बटे r³। अब हम ये देख लेते हैं इसका दिशा कैसे निकाला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा कैसे निकाला जाता है। अच्छा, इन दोनों का जो आंसर होगा क्रॉस प्रोडक्ट का वही क्या होगा इसकी दिशा होगा, क्योंकि हम क्लास 12th के फिजिक्स में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a पढ़ चुके हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ये होता है AB साइन थीटा इंटू n कैप। तो n कैप की जो दिशा है वही क्या होगी इन दोनों का दिशा होगा। इसी प्रकार वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r का जो दिशा होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा। इसकी दिशा मुख्यतः दो नियम से निकाला जाता है, एक दक्षिणावर्त पेज का नियम और एक है राइट हैंड पाम रूल से।
एक दक्षिणावर्त पेज का नियम है और दूसरा क्या है, राइट हैंड पाम रूल से। तो पहले हम दक्षिणावर्त पेज का नियम से देख लेते हैं, फिर इसके बाद राइट हैंड पाम रूल से। अच्छा, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, इसकी जो दिशा होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। अच्छा, वेक्टर आर ये डिस्प्लेसमेंट है और जो डीएल वेक्टर लिखा गया है इसकी दिशा वही होगी जो धारा की दिशा होगी। तो इन दोनों का जो आंसर होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। ये धारा आई है, ये एक अल्पांश लंबाई डीएल है और बिंदु पी पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया और दोनों के बीच कोण कितना है, दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा। अच्छा, स्क्रू दक्षिणावर्त पेज के नियम से जो इसका दिशा निकालते हैं वो इस प्रकार निकालते हैं, जिस ये वेक्टर डीएल है और ये वेक्टर आर है, तो इस वेक्टर से शुरू करते हैं और इस वेक्टर की तरफ हम स्क्रू ड्राइवर को या पेज को स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हैं। अगर पेज बाहर की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, अगर पेज अंदर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। जैसे वेक्टर डीएल, तो हम यहाँ पे पेचकस रखेंगे या स्क्रू ड्राइवर रखेंगे और किधर घुमाना है, वेक्टर आर की तरफ। डीएल पे रखना है, वेक्टर आर की तरफ घुमाना है, तो डीएल पे रख के यदि हम वेक्टर आर की तरफ घुमाए तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और यदि स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज घूमता है तो पेचकस अंदर जाता है। सॉरी, यदि स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज घूमता है तो पेच अंदर की तरफ जाता है। तो मतलब पेच अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड यदि अंदर की तरफ जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को हम क्रॉस से दिखाते हैं। यदि कोई चीज अंदर की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है तो उसके लिए क्रॉस से दिखाते हैं। तो डीएल की स्क्रू ड्राइवर को वेक्टर डीएल पे रखेंगे और घुमाएंगे आर की तरफ। आर की तरफ घुमाएंगे तो पेज कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु पी पे क्या होगा, अंदर की तरफ। इसी प्रकार यदि ऐसे हो, धारा आई प्रवाहित हो रही हो, ये अल्पांश डीएल है, और यदि बिंदु पी हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी हो तो अब की स्क्रू ड्राइवर यहां रखना है और वेक्टर आर की तरफ घुमाना है। वेक्टर आर की तरफ घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और पेज कहां आएगा, बाहर की तरफ। तो पेज बाहर की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाने के लिए हम डॉट से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा प्रदर्शित करते हैं वो क्रॉस और डॉट से। क्रॉस कब दिखाते हैं, जब ये दूर हो, दूर के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड दूर जाए तो उसके लिए क्रॉस दिखाते हैं, और डॉट को तब दिखाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड पास में आए। पास के लिए डॉट और दूर के लिए क्रॉस। इसे हम तीर के चिन्ह से भी समझ सकते हैं, ये तीर है। यदि तीर हमसे दूर जाएगी तो हमें ये वाला दिखेगा, दूर जाएगी तो क्रॉस दिखेगा, और यदि तीर पास में आएगी तो डॉट दिखेगा। इसलिए डॉट और क्रॉस से दिखाते हैं। और डॉट और क्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज भी करते हैं, साथ ही साथ करंट के लिए भी यूज करते हैं। यदि हमें धारा की भी दिशा कहीं दिखानी हो तो हम, यदि धारा हमसे हमारे पास आ रही है तो डॉट दिखाएंगे, और हमसे दूर जा रही है तो क्रॉस दिखाएंगे। तो दक्षिणावर्त पेज के नियम से इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। जो पहले वेक्टर है, पहले वेक्टर पे स्क्रू ड्राइवर रखेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाएंगे। यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पेज अंदर जाएगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पेज बाहर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, बाहर की तरफ। एक नियम ये है, और दूसरा नियम है राइट हैंड पाम रूल। डायरेक्शन देखने का दूसरा नियम क्या है, राइट हैंड पाम रूल। दूसरा क्या है, राइट हैंड पाम रूल। अच्छा, राइट हैंड पाम रूल, इससे कैसे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालते हैं। ये एक वायर है, इसमें आई एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस अल्पांश डीएल के कारण हमें आर दूरी बिंदु पी पे क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र। आर दूरी पर क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, इसी की हमें दिशा निकालनी है।
तो इसमें दाहिना हाथ लेते हैं, दाहिने हाथ में जो अंगूठा है उसे धारक दिशा में करते हैं और जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो उधर हाथ फैलाते हैं। अब हाथ ये जिधर घूमेगा उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ के लिए हम क्या दिखाते हैं, क्रॉस। जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर अंगूठा, उधर उस डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे। जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना हो रहा है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उधर हम हाथ फैलाएंगे। हाथ जिधर कर्ल होगा, जिधर मुड़ेगा उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ। इसी प्रकार यदि इस प्रकार से वायर है, आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और ये अल्पांश लंबाई डीएल है, इसकी वजह से यदि बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, अब की अंगूठा रखेंगे इधर और चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पे देखना है तो पी की तरफ हाथ फैलाएंगे। हाथ आपकी इधर कर्ल हो रहा है बाहर की तरफ, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ के लिए क्या दिखाते हैं, डॉट। तो बायो सेवर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चाहे हम दक्षिणावर्त पेच के नियम से निकालें, स्क्रू पेच के नियम से, और चाहे हम राइट हैंड पाम रूल से निकालें, दोनों हमें वही बताता है। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।